हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्टॉक मार्केट के अपडेट के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल के ऊपर से समझ लिया होगा कि ये जो वीडियो होने वाली है ये केमिकल सेक्टर के ऊपर होने वाली है। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्यों आखिर मुझे ऐसा लगता है कि केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स में जितने भी स्टॉक्स है उसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स अगले कुछ सालों के अंदर बहुत बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। हम इसी चीज के ऊपर थॉरली एनालिसिस करेंगे। हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी जानेंगे कि आप अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको इसको कहाँ खरीदना है और क्यों खरीदना है। और ये पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम 3 पॉइंट्स का यूज करेंगे। नंबर 1, हम लॉजिकल वे से ये सोचेंगे कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है बहुत सारे मल्टीबैगर्स क्रिएट करने का। और ये मैं आपको इतने सिंप्लीफाइड वे के अंदर बताने वाला हूँ और ये जो चीज़ है ये मैं आपको इतने सिंपल वे में बताने वाला हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का फिर भी आप बहुत ही आसानी से इस पूरी चीज़ को समझ सकते हो। और आपके मन में जो ये बात है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी चाहिए, ये चीज़ भी आपके माइंड में से निकल जाएगी जब आप ये लॉजिकल रीजनिंग मेरी सुन लोगे तब। सेकंड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स ओवरऑल कैसा है और उसका बिजनेस मॉडल कैसा डेवलप हो सकता है फ्यूचर में। फिर थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट हम ये जानेंगे अगर किसी को इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म पोजीशन बनानी है तो उसको किस पॉइंट के ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए और उसका टारगेट क्या हो सकता है। ये हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जानने वाले हैं और इसके लिए हम बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज सिंगल वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो लॉजिकल रीजंस है जिस वजह से मुझे ये लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है। कि ये जो पूरी केमिकल इंडस्ट्री है ये पूरी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड अराउंड $4 ट्रिलियन की है 2020 के हिसाब से। जिसके अंदर ना की बात करें तो चाइना अकेला 40% मार्केट शेयर रखता है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। 2009 के अंदर चाइना का मार्केट शेयर बस 24% का था ग्लोबल केमिकल सेल्स के अंदर। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर चाइना ने इतने फास्ट ग्रोथ की है कि वो मार्केट शेयर बढ़ के 40% का हो गया है। और ये सभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि चाइना ने अपने आगे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत सस्ते कर लिए थे। साथ ही साथ चाइना की बहुत सारी कंपनीज एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और गवर्नमेंट भी ग्रोथ के चक्कर के अंदर कंपनीज के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं बनाती थी और बहुत सारी कंपनीज को ऐसे ही अंधाधुंध लोन बांटे जा रहे थे। लेकिन ये सभी चीजें लॉन्ग रन के अंदर बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं रहती है क्योंकि अब हम देख रहे हैं न्यूज के अंदर कि चाइना की लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। साथ ही साथ चाइना के अंदर अब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है क्लाइमेट के अंदर, जिस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन कर दी है किसी भी कंपनी के ऊपर रिगार्डिंग टू पोल्यूशंस। तो इस फिगर के अंदर से आपको ये समझ आ रहा होगा कि 2020 के हिसाब से ये जो $4 ट्रिलियन का केमिकल इंडस्ट्री थी उसके अंदर से अराउंड $600 बिलियन स्पेशलिटी केमिकल्स कंट्रीब्यूट करते थे। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से स्पेशलिटी केमिकल के 2007 से लेकर 2019 तक जो ग्रोथ हुई है अगर हम उसको एस्टिमेट करें और उसका एवरेज निकाले तो 2021 से 2028 के बीच में भी उतना ही ग्रोथ पकड़े तो अराउंड वो ग्रोथ है 4.3% की। ये स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री 2021 से 2028 के बीच में 4.3% के CAGR से ग्रो कर सकती है अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि स्पेशलिटी केमिकल का जो मार्केट है वो 2028 तक $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाए, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे ज्यादा फायदा किसी देश को हो सकता है वो है इंडिया। जैसे कि आप सुनते हैं बहुत सारे जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ये सोच रहे हैं कि हमें China+1 की पॉलिसी यूज करनी चाहिए। यानी कि अभी तक दुनिया के अंदर चाइना अकेला मैन्युफैक्चरर था जो बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा था केमिकल सेक्टर के अंदर। चाइना के अलावा एक और देश को दुनिया ढूंढ रही है जिसको वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके और उस चीज की रिक्वायरमेंट इंडिया पूरी कर सकता है। और अगर इंडिया इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करता है और हम चाइना का 5% मार्केट शेयर भी अपनी तरफ ले ले तो भी बहुत बड़ी ग्रोथ दिख सकती है इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, जो कि नंबर 1 पॉइंट है। जब भी हम इन्वेस्टिंग करें तब हमें हमेशा कंसीडर करनी चाहिए जिस सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं। तो जैसे कि हमने इस वीडियो के अंदर अब तक जाना कि क्यों स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर, अब हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का फंडामेंटल्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केमकॉन का IPO जब आया था तब उसका इशू प्राइस 340 रुपये था, तो स्टॉक अराउंड 700 के आसपास लिस्ट हुआ था। यानी कि जैसे ही लिस्टिंग हुई
स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स का वेल्थ डबल कर दिया था और उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट देखने मिली है और जो लो बनाया था वो 261 रुपये का बनाया था केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स ने। अगर मैं आपको इसके रेवेन्यू की बात करूँ तो पिछले कुछ क्वार्टर से इसके रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 थोड़ा सा हार्ड गया क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, जिस वजह से इसके ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े नीचे आ गए थे। लेकिन फिर भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रो कर रही है कंपनी अपने प्रॉफिट के अंदर और अपने अर्निंग के अंदर भी। कंपनी अराउंड 37% एक्सपोर्ट से कमाती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अराउंड 28% के आसपास था इस क्वार्टर के अंदर, जो कि बहुत ही हाई नंबर होता है किसी भी कंपनी के लिए। ये तब की बात है जब कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है रॉ मटेरियल्स की। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। कंपनी बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। अगर मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो केमकॉन इंडस्ट्री HMDS, CMIC और बहुत सारे ब्रोमाइड्स बनाती है, जिसके अंदर HMDS ओनली मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ये अकेली मैन्युफैक्चर करती है HMDS को पूरी इंडिया में, और दुनिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है HMDS की। अगर हम बात करें CMIC की तो केमकॉन ये दुनिया की सबसे बड़ी CMIC की मैन्युफैक्चरर है। उसके साथ ही साथ जिंक ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, इन दोनों की भी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर केमकॉन ही है पूरी इंडिया के अंदर। अब बात तो दरअसल ये आती है कि क्या ये सारे केमिकल्स यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। अब ये सारे केमिकल्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, जिसमें से कुछ है सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबर बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए। जब हम ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं और क्रूड ऑयल से बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर भी हम इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब तो ये होता है कि अगर इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की ग्रोथ होती है, जो कि होने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर के साथ साथ HMDS की नीड भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे इन सभी केमिकल्स की नीड बढ़ेगी वैसे वैसे इस कंपनी के स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि करंटली इंडिया जो है वो बहुत बड़ा नेट इंपोर्टर है, जिसके अंदर से ये सभी केमिकल्स भी हम नेट इंपोर्ट करवाते हैं चाइना से। तो अगर ये सभी केमिकल्स इंडिया के अंदर बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर बनने लग जाए तो वो जितना भी इम्पोर्ट परसेंटेज है वो पूरा कट होके वो सभी के सभी परसेंटेज इस कंपनी के पास आ जाएगा, क्योंकि ये अकेली कंपनी है जो इन सभी केमिकल्स को बनाती है। इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बिल्कुल सही है, 75% है अभी तक प्रमोटर के पास। यहाँ पे FII और DII के नहीं है, क्योंकि FII और DII वेट करते हैं, कंपनी को ग्रो करने देते हैं और फिर ही उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी अराउंड 0 है। साथ ही साथ कंपनी के पास कैश फ्लो की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो करंट रेशियो है वो 4 के भी ऊपर है। ऐसा माना जाता है अगर किसी कंपनी का करंट अकाउंट रेशियो 1.5 के अबव हो तो उसको शॉर्ट टर्म के अंदर करने के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो है, जो कि एक अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कंपनी के बारे में। अगर हम बात करें कि जब ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रोइंग है तो कोई और प्लेयर क्यों नहीं आ सकता इस इंडस्ट्री के अंदर, तो एक्चुअली इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, इन सबको आपको लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी आसानी से किसी भी कंपनी को यहाँ पे परमिशन नहीं दे सकती है केमिकल्स बनाने के लिए। और इसी वजह से ये जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है, यहाँ पे कोई भी नई कंपनी बहुत ही आसानी से नहीं आ सकती है। और ये जो सेक्टर है ये बहुत ही नीश होते जा रहा है, यानी कि हर कंपनी जैसे कि टाटा केमिकल, आरती इंडस्ट्रीज, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, ये सभी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर बाकी और कोई काम नहीं कर रहा है पूरी इंडिया के अंदर। क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर वो सभी हम एक एक करके हर एक कंपनी बनाने लग जाए इंडिया में, तो बहुत बड़ी ग्रोथ पॉसिबल है। और साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो भी बहुत ही सस्ता है, सिर्फ 20 की पी के ऊपर अवेलेबल है कंपनी। यानी कि कंपनी आराम से, क्योंकि इसका यूपीएस बढ़ रहा है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी बढ़ सकता है। अब ये तो हो गई इसके फंडामेंटल्स की बात। अगर मैं बात करूँ केमकॉन के टेक्निकल एनालिसिस की, तो जैसे कि आप इस बार चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, इस कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है और इस स्टॉक ने 261 का लो टच किया था, जिसके बाद इसने रिकवरी ली और फिलहाल ये अराउंड 400 के आसपास चालू है। अगर हम स्टॉक के मेजर सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक का सबसे पहला सपोर्ट आता है 400 रुपीज़ के ऊपर और उसके बाद 375 और 350 का। जैसे कि हम चार्ट के ऊपर से ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक के जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और 200 डेज का मूविंग एवरेज है,
वो भी अराउंड 350 के आसपास ही घूम रहे हैं, जहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन कंपनी जब ऊपर गई तब उसने एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे छोड़ दिया है, जिसको अगर स्टॉक फिल करने आता है तो वो 350 के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अराउंड 350 के ऊपर बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगी। और क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड मिल रहा है, क्योंकि 50 डेज और 200 डेज का क्रॉस ओवर हुआ है, ये स्टॉक अगेन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है। स्टॉक का ADX 46 का है, जिसका मतलब ये है बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है स्टॉक के अंदर, जो कि बुलिश नेचर का है। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के ओवरऑल बातों को समझे तो हमें ये दिखता है कि स्टॉक को सबसे बड़ा सपोर्ट 350 का है, जिसके बाद 375 और 400 का है। अब क्योंकि यहाँ पे इसने गैप छोड़ दी है तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस 350 के ऊपर आए और वहां से रिवर्सल ले। और अगर ऐसा हुआ तो वो सही में एक ट्रू रिवर्सल होगा, क्योंकि स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आकर वहां पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि स्टॉक अब सही में बुलिश ट्रेंड के अंदर आ चुका है। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है 350 के आसपास इस स्टॉक को बाय करने के लिए। फिर भी मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ, ये पूरा जो एनालिसिस है ये मेरा पर्सनल है और मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आप सभी को। तो पहले खुद आप एनालिसिस करें, और अगर आपकी एनालिसिस आपको कहती है कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए, तभी आप कोई इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का डिसीजन ले। और आप मेरे इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करना, जिसके अंदर मैंने IRFC और मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाए थे, और वहाँ पे उसकी लॉजिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल रीजंस दिए थे कि स्टॉक क्यों लॉन्ग टर्म में अच्छा। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट की टॉप अपडेट्स को और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी फॉलो करें, और चैनल के ऊपर की बाकी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करना अगर आप सही में स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।